जापान का एक ऐसा खौफनाक एक्सपेरिमेंट जहां इंसान को मरीज नहीं बल्कि सैंपल की तरह ट्रीट किया जाता था कि वो डॉक्टर्स जिनका काम जान बचाना होता है वो जान लेने पर उतर आए। और इस जंग में पहली बार दुनिया ने देखा था कि एक इंसान दूसरे इंसान को कितने खौफनाक तरीकों से मार सकता है। इन खौफनाक हथियारों ने लाखों लोगों को बुरी तरह इफेक्ट किया। शीरो ने तय किया क्यों ना बायोलॉजिकल वेपन्स को एक हथियार बनाया जाए, यानी बीमारियों को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करना। तभी 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वहाँ एक पपेट स्टेट बनाई गई मंचुक्यो, और यहीं से शीरो इशी को वो जगह मिल गई जिसकी उसे कब से तलाश थी, यानी बस एक लॉग। मतलब अब उन लोगों को इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट या एक रॉ मटेरियल की तरह देखा जाने लगा। सबसे पहला था लाइव विविसेक्शन, यानी जीते जागते इंसान का ऑपरेशन, और उसके लिए वो प्लेग, कॉलेरा, एंथ्रेक्स, टाइफाइड जैसी बीमारियों को इंजेक्शन में भरकर सीधा इंसानों के खून में डाल देते थे। फिर आखिर में आते हैं फोर्स्ड प्रेगनेंसी एक्सपेरिमेंट, सब कुछ मिटा दो, जिसके बाद पलक झपकते ही सारे कैदियों को मार दिया गया। शीरो जब पकड़ा गया तो वो अमेरिका के कदमों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब दुनिया के सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर्स इंसानों को बचाने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को इस्तेमाल करके उन्हें मारने के नए तरीके ढूंढ रहे थे। 28 नवंबर 1938 शाम का समय था। चाइना के हर्बिन शहर में एक बंद कमरे में किसी आदमी को एक लोहे के टेबल पर लेटा दिया गया था। उसके हाथ पैर इतनी जोर से बांध दिए गए थे कि वो हिल भी नहीं सकता था। वो आदमी लगातार डर से कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आज वो बचेगा नहीं। और सबसे खतरनाक बात, उसके सामने जो लोग खड़े थे वो ना कोई खूनी थे, ना कोई सैनिक और ना ही कोई जल्लाद, बल्कि वो सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर्स थे जिन्हें हम भगवान मानते हैं। तभी उनमें से एक आगे बढ़ता है। उसके हाथ में एक तेज स्कैल्पल था, और जैसे ही उसका ब्लेड विक्टिम के सीने को छूता है वो गला फाड़कर चीखता है। लेकिन उसकी आवाज इतनी नहीं होती कि उस कमरे के बाहर तक जा सके, क्योंकि ये किसी कसाई खाने का सीन नहीं था। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो बंद दरवाजों के पीछे किया जा रहा था। ये कहानी है यूनिट 731 की। जापान का एक ऐसा खौफनाक एक्सपेरिमेंट जहां इंसान को मरीज नहीं बल्कि सैंपल की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने इंसानों को ही क्यों चुना। सवाल ये है आखिर ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की नौबत ही क्यों आई। ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी कि वो डॉक्टर्स जिनका काम जान बचाना होता है वो जान लेने पर उतर आए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बस एक खुफिया एक्सपेरिमेंट था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई थी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा, इतिहास के उस दौर में जहां से इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। साल था 1918। पहला विश्व युद्ध बस अभी अभी खत्म ही हुआ था, और इस जंग में पहली बार दुनिया ने देखा था कि एक इंसान दूसरे इंसान को कितने खौफनाक तरीकों से मार सकता है। गोलियां, बंदूकें और तोपें तो सबने पहले ही देखी थी, लेकिन इस बार की जंग में कुछ अलग था। क्लोरीन गैस और मस्टर्ड गैस। जब ये जहरीली गैस दुश्मन के सैनिकों पर छोड़ी जाती तो जो भी उस धुएं के संपर्क में आता उसकी आंखें जलने लगती, सांस लेना मुश्किल हो जाता और धीरे धीरे उसके फेफड़े भी जवाब देने लगते। फिर कुछ ही देर में उसे दिखना बंद हो जाता और फिर वो बिना लड़े ही मर जाता। इन खौफनाक हथियारों ने लाखों लोगों को बुरी तरह इफेक्ट किया, और तभी से पूरी दुनिया डर में जीने लगी। लेकिन फिर 1925 में आया जिनीवा प्रोटोकॉल, एक ऐसा ग्लोबल एग्रीमेंट जिसने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स पर रोक लगा दी। उस वक्त दुनिया ने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। उसी समय जापान में एक यंग मिलिट्री डॉक्टर था, नाम था शीरो इशी। शीरो एक काफी पढ़ा लिखा इंसान था, पेशे से एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जापानीज मिलिट्री में एक उभरता हुआ नाम। लेकिन जब उसने जिनीवा प्रोटोकॉल पढ़ा तो उसके दिमाग में जो ख्याल आया वो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। उसने सोचा अगर पूरी दुनिया मिलकर किसी चीज़ को बैन कर रही है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ वाकई बहुत खतरनाक और पावरफुल है। और बस यहीं से हुई एक खतरनाक प्लान की शुरुआत। शीरो ने तय किया क्यों ना बायोलॉजिकल वेपन्स को एक हथियार बनाया जाए, यानी बीमारियों को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करना। अब ये आइडिया उसे इतना पावरफुल क्यों लगा? तो इसका जवाब सिंपल है, ये हथियार सस्ते हैं, इन्हें छुपाकर इस्तेमाल करना आसान था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि जब बीमारियों से दुश्मन पर हमला किया जाता तो दुश्मन को समझने का भी मौका नहीं मिलता। यानी मतलब साफ था, ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक इनविजिबल अटैक था, और एक ऐसे देश के लिए जो हर हाल में जीत चाहता था। ये एक रामबाण हथियार था।
1930 के दौरान जापान तेजी से एक्सपांड कर रहा था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। देश आर्थिक रूप से अनस्टेबल था और वहाँ नेशनलिज्म के साथ मिलिट्रिज्म भी अपने चरम पर था। तभी 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वहाँ एक पपेट स्टेट बनाई गई मंचूक्यो, और यहीं से शिरो इशी को वो जगह मिल गई जिसकी उसे कब से तलाश थी। अगर ध्यान से देखें तो मंचूरिया उसकी प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट था। जापान से हजारों माइल दूर, पूरी तरह मिलिट्री कंट्रोल में, कोई कानूनी पाबंदी नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ थी एक बड़ी आबादी जिसे वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लोकेशन सेट होते ही शिरो ने वहाँ एक सीक्रेट रिसर्च बेस बनाया, जुंगमा फोर्ट्रेस, और यहाँ लाए गए चीनी नागरिक, राजनीतिक कैदी और वो लोग जिन्हें जापानीज अथॉरिटीज बस सस्पिशियस मानती थी। लेकिन एक बार अंदर लाए जाने के बाद वो इंसान नहीं रहते थे। उनसे उनका नाम छीन लिया जाता था, उनकी पहचान खत्म कर दी जाती थी और उन्हें एक नया नाम दिया जाता था, मारुता। जापानीज में मारुता का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, यानी बस एक लॉग। मतलब अब उन लोगों को इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट या एक रॉ मटेरियल की तरह देखा जाने लगा। और एक बार जब आप किसी को इंसान मानना बंद कर देते हो तो उसके साथ कुछ भी करना आसान हो जाता है। यही था इस पूरे एक्सपेरिमेंट का साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। पहले नाम छीनो, फिर पहचान छीनो, और उसके बाद बिना हिचकिचाहट के उसके साथ जो मन आए वो करो। साल 1936 में इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली नाम दिया गया यूनिट 731, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी सुरक्षा खुद जापानीज आर्मी कर रही थी। इस प्रोजेक्ट के लिए 150 से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स, 6 स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा एरिया और 3000 से भी ज़्यादा वर्किंग स्टाफ भी मौजूद थे। इसके अलावा इसमें लेबोरेटरीज थी, प्रिजन सेल्स थे, ऑटोप्सी रूम्स थे और यहाँ तक कि एक एयरफील्ड भी था। मतलब अब ये कोई छोटा मोटा सीक्रेट लैब नहीं रह गया था, ये एक पूरी की पूरी फैक्ट्री बन चुकी थी। और इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग कौन थे? वो पढ़े लिखे नामी डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट और हाईली ट्रेन्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि इन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था, ये यहाँ अपनी मर्जी से आए थे। अब आप सोचोगे कि ऐसी भी क्या मजबूरी रही कि ये लोग ऐसा काम करने लगे। रीज़न सिंपल था, किसी को करियर ग्रोथ चाहिए थी, किसी को ये नेशनल ड्यूटी लग रहा था, किसी को साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, तो किसी के लिए कि बस आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है, जो बताता है कि बुराई हमेशा किसी राक्षस के रूप में नहीं आती, कभी कभी वो एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में भी सामने आती है। फिर जब ऊपर से आदेश आए और चारों तरफ सब वही कर रहे हो, तो एक आम इंसान भी वो करने लगता है जो वो अकेले कभी नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है सब कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी वार्निंग है। अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो इन फैसिलिटीज़ के अंदर होता था, और इसे सुनना आसान नहीं है क्योंकि ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है, लेकिन चूंकि ये सच है और ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है तो इसके बारे में बताना बेहद ज़रूरी। सबसे पहला था लाइव विविसेक्शन, यानी जीते जागते इंसान का ऑपरेशन। यहाँ इंसानों के ऑपरेशन से पहले उन्हें कोई एनेस्थेसिया नहीं दिया जाता था, इसलिए नहीं कि वो कसाई थे, बल्कि सिर्फ इसीलिए कि एनेस्थेसिया रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता था। इसके बाद वो देखना चाहते थे कि इंसान को जब कोई इन्फेक्शन लगता है तब उसके शरीर के ऑर्गन्स रियल टाइम में कैसे रिएक्ट करते हैं, और उसके लिए वो प्लेग, कॉलेरा, एंथ्रेक्स, टाइफॉइड जैसी बीमारियों को इंजेक्शन में भरकर सीधा इंसानों के खून में डाल देते थे। उसके बाद लगातार ऑब्जर्व किया जाता था कि वो इंसान उस बीमारी से कब तक लड़ पाता है और कौन सी डोज उस बीमारी के लिए सबसे इफेक्टिव है। इसके बाद आता है फ्रोस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट, जहां इंसानों के हाथ पैर कड़कड़ती ठंड में जमा दिए जाते थे और फिर अलग अलग तरीकों से पिघलाया जाता था, सिर्फ ये समझने के लिए कि टिश्यू डैमेज कैसे होता है। फिर आते हैं प्रेशर चैम्बर्स। इन चैम्बर्स में इंसानों को इतने समय तक हाई प्रेशर में रखा जाता था जब तक कि उसका शरीर जवाब ना दे दे, बस ये जानने के लिए कि कोई इंसान कितनी तकलीफ सह सकता है। फिर आखिर में आते हैं फोर्स्ड प्रेगनेंसी एक्सपेरिमेंट, जिसमें प्रेग्नेंट महिलाओं को इन्फेक्शन दिया जाता था, फिर स्टडी किया जाता था कि वो बीमारी माँ से होकर अंदर पल रहे बच्चे तक कैसे पहुँचती है। शायद ये सब सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सब वाकई में साइंस के नाम पर हो रहा था। हालांकि ये साइंस नहीं था, ये बस एक रचा रचाया टॉर्चर सिस्टम था जिसे रिसर्च का नाम दिया गया था।
और ये सारा खेल सिर्फ लैब तक नहीं रुका। यूनिट 731 ने बायोलॉजिकल वेपन्स को असली दुनिया में भी टेस्ट किया। जापान को अपने इन नए हथियारों का इस्तेमाल करने का पहला बड़ा मौका मिला 1937 में, जब उसने चाइना पर हमला किया। और इस बार ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, एक बायोलॉजिकल अटैक भी था। जापान के बायोलॉजिकल वेपन्स में सबसे खतरनाक हथियार था फ्ली बॉम्ब। इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले फिल्स को प्लेग से इन्फेक्ट किया जाता था, फिर उन्हें बॉम्ब्स में भरा जाता था और फिर उन्हें निंगबो और चेंगे जैसे शहरों के ऊपर गिराया जाता। जैसे ही बॉम्ब गिरता, ये फ्लीज बाहर निकलती, लोगों को काटती और कुछ ही समय में पूरा इलाका प्लेग से भर जाता। इसके बाद पब्लिक वेल्स में कॉलेरा और टाइफाइड मिलाया जाता था। फिर जब लोग उस पानी को पीते तो पूरा का पूरा गांव ही धीरे धीरे बीमारी की लपेट में आ जाता। इतना ही नहीं, खाने के सामान, अनाज और यहाँ तक कि रोजमर्रा की चीजों तक को इन्फेक्ट कर दिया जाता था, ताकि लोकल लोग जब उन्हें खा लें तो बिना सोचे समझे ही उन बीमारियों का शिकार बन जाए। फिर जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो ये अटैक्स और बड़े हो गए, पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पहले से ज्यादा खतरनाक। अब बायोलॉजिकल अटैक सिर्फ टेस्ट नहीं रहे, ये एक स्ट्रेटेजी बन चुके थे। हर महीने जापान अपने दुश्मन इलाकों में कॉलेरा जैसे बैक्टीरिया छोड़ देता, ताकि चाहे लोग तुरंत मरे या नहीं, लेकिन पूरा इलाका एक महामारी की चपेट में आ जाए और फिर धीरे धीरे पूरी आबादी टूट जाए। अब इन हमलों में कितने लोग मारे गए, इसका एग्जैक्ट हिसाब आज भी नहीं है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हजारों लोग इसकी वजह से मारे गए। लेकिन तभी 1945 में जापान हारने लगा और इसके बाद शिरोो इशी ने कुछ ऐसा किया जो इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाली थी और जापान को पता था कि अब तो उसकी हार तय है, क्योंकि एलाइड फोर्सेस अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन हर तरफ से जापान को पीछे धकेल रही थी और 1945 तक आते आते जापान की नेवी और एयरफोर्स भी लगभग खत्म हो चुकी थी। ऐसे में शिरोो इशी को सबसे बड़ा डर सता रहा था, अगर ये फैसिलिटीज अमेरिका या सोवियत यूनियन के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि एक्सपेरिमेंट के नाम पर अंदर क्या हो रहा था। और तभी जापानी गवर्नमेंट ने एक आखिरी ऑर्डर पास किया, सब कुछ मिटा दो, जिसके बाद पलक झपकते ही सारे कैदियों को मार दिया गया, बिल्डिंग्स तबाह कर दी गई, बॉडीज को दफना दिया गया और इन्फेक्टेड एनिमल्स को छोड़ दिया गया ताकि कोई सबूत बाकी ना रह जाए। इसके बाद शिरोो भी अपने साथ वो डेटा लेकर भाग खड़ा होता है जिसके लिए हजारों लोगों की जान ली गई थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। 1945 में जब सोवियत यूनियन ने मंचूरिया पर हमला किया तो यूनिट 731 के कुछ मेंबर्स उनके हाथ लग गए, जिसके बाद घंटों पूछताछ हुई और एक एक करके सारे राज खुलने लगे। ये वो पल था जब दुनिया को पहली बार पता चला कि जापान की उन फैसिलिटीज में आखिर चल क्या रहा था। उसी बीच ये खबर अमेरिका तक पहुंच गई, जिसके बाद पूरी अमेरिकन इंटेलिजेंस टीम शिरोो के पीछे पड़ जाती है और उसे डेटा सहित पकड़ लेती है, उस डेटा के साथ जो दुनिया में कहीं और मौजूद ही नहीं था। शिरोो जब पकड़ा गया तो वो अमेरिका के कदमों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। अब यहाँ अमेरिका के पास 2 रास्ते थे, या तो शिरोो को सजा दी जाए और जापान का वो सारा खेल दुनिया के सामने ला दिया जाए, या फिर शिरोो का डेटा लेकर उसे छोड़ दिया जाए और जापान की भी इज्जत बची रहे। इसी बीच अमेरिका ने देखा कि यूएसएसआर और उसके बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा था और जल्द ही कोल्ड वॉर शुरू होने वाली थी। ऐसे में अमेरिका ने दूसरा ऑप्शन चुना, उसने शिरोो की सारी रिसर्च अपने पास ले ली और बदले में उसे छोड़ दिया। इसके बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए, जिसमें नाजी वॉर क्रिमिनल्स को सजा मिली, लेकिन यूनिट 731 के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि यूनिट 731 के कुछ मेंबर्स जरूर पकड़े गए और उन्होंने कन्फेस भी किया, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने उसे प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो बाद में डॉक्टर्स बने, फिर कंपनीज चलाने लगे और जल्द ही पहले से ज्यादा पावरफुल बन गए, यानी वॉर क्रिमिनल्स अब रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स बन गए। लेकिन साल 2002 में इस कहानी में एक ट्विस्ट आता। चाइना के विक्टिम्स और उनके परिवार वाले जिन्होंने जापान के उस अत्याचार को झेला था, उन्होंने जापानीज गवर्नमेंट से कंपनसेशन की मांग की। अब कोर्ट ने तो आज तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया, लेकिन हाँ, यही वो पल था जब पहली बार ऑफिशियली ये माना गया कि कुछ तो बहुत गलत हुआ था। इसके बाद 2018 में यूनिट 731 से जुड़े 3000 से ज्यादा लोगों की डिटेल सामने आई, लेकिन तब तक ये सच सिर्फ इतिहास बन के रह गया था और आज भी ये बस एक कहानी है,
एक डार्क चैप्टर जिसे हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। इसीलिए कहा जाता है जब ताकत और न्याय आमने सामने आते हैं तो जीत हमेशा ताकत की होती है और न्याय को दबा दिया जाता है। यूनिट 731 की इस कहानी में विलन ना तो साइंस था और ना ही सिर्फ शीरो इशी। अगर कोई असली विलन था तो वो था एक सिस्टम और एक वॉर माइंडसेट जिसने ज्ञान को सही गलत की समझ से अलग कर दिया। जब आप किसी इंसान को मारुता यानी लकड़ी का लट्ठा समझने लगते हो तो आप ये भूल जाते हो कि वो भी एक इंसान है और इसी स्याही से लिखे जाते हैं इतिहास के सबसे काले पन्ने। अब सवाल ये नहीं है कि यूनिट 731 था या नहीं, सवाल ये है क्या ये सच में खत्म हुआ है या फिर आज भी कहीं ये सब चुपचाप जारी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं भारती फिर मिलूंगी आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।